Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today we are going to start a new book Microeconomics for class 11th. दोस्तों आज हम कक्षा 11 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की नई बुक शुरू करने वाले हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। आज हम इसका पहला चैप्टर करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इस पहले चैप्टर का हम पार्ट 1 करने वाले हैं। आइए दोस्तों, इसको बहुत ही ईजी भाषा में समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र कहते किसको है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताऊं आपको कि जो इकोनॉमिक्स है वो टू ग्रीक शब्दों से मिलके बना हुआ है। यानी जो इकोनॉमिक शब्द है इंग्लिश का, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। और वो दो ग्रीक भाषा के शब्द कौन से हैं? एक तो है ओइकोस, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड, और दूसरा वर्ड है नेमिन। नेमिन का मतलब होता है मैनेजमेंट। अगर इन दोनों शब्दों को एक साथ मिला के देखा जाए तो इकोनॉमिक्स का जो मतलब हो जाता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। यानी अगर सरल शब्दों में, बहुत ही ईजी शब्दों में, बहुत ही छोटे रूप में बताया जाए कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो आप बता सकते हो इकोनॉमिक्स मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम देखिए, आपको थोड़ा बहुत इसको आपको लिख के समझाने का प्रयास मैं करता हूँ यहाँ पे। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि वर्ड हम पढ़ने चाहते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जो ये इकोनॉमिक्स वर्ड है, ये डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। दो ग्रीक जो शब्द है उससे मिलके ये बना है। अभी वर्ड कौन कौन से हैं? पहला वर्ड जो है, इसका वर्ड है इकोस। इसका मतलब होता है हाउस होल्ड। ठीक है, और दूसरा वर्ड है नेमिन। दूसरा जो ग्रीक वर्ड कौन सा है? नेमिन, और इसका मतलब होता है मैनेजमेंट। तो अगर इन दोनों शब्दों को मिलाकर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स क्या बन गया? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये तो एक तो बात होगी इजी भाषा में इकोनॉमिक्स। अगर इसको थोड़ा बहुत अपन किताबी भाषा में देखें, अगर बुकिश लैंग्वेज में देखें, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यानी इकोनॉमिक्स जो है वो एक ह्यूमन बिहेवियर यानी मानव व्यवहार का विज्ञान है, जो हमें क्या बताता है? विच इज़ रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज इन सच ए वे दैट ऑल द पर्सन कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रॉफिट। यानी सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखो कि जो इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को आप दोस्तों। इकोनॉमिक्स जो है वो एक ह्यूमन बिहेवियर को बताने वाला साइंस है। ह्यूमन बिहेवियर साइंस, ह्यूमन बिहेवियर साइंस है, जो आपको ये तरीके बताता है कि जो हमारे पास स्कैर्स रिसोर्स होते हैं, स्कैर्स रिसोर्सेज होते हैं, उनको हम किस प्रकार से यूज़ करें कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या प्रॉफिट मिले। यानी दोबारा दोस्तों देखते हैं, इकोनॉमिक्स जो है इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यानी इकोनॉमिक्स जो है, जो अर्थशास्त्र है, वो मानव व्यवहार ह्यूमन बिहेवियर को बताने वाला विज्ञान है, और जिसका संबंध होता है कि वो तरीके बताना, वो मेथड बताना, जिससे जो स्केर्स रिसोर्सेज है, जो कम रिसोर्सेज है, जो जो सीमित साधन हैं, उसको किस प्रकार से हम यूज़ करें, अपनी कम आय को किस प्रकार से यूज़ करें ताकि हमें अधिक से अधिक सेटिस्फैक्शन या अधिक से अधिक प्रॉफिट प्राप्त हो सके। यानी इकोनॉमिक्स जो है एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा साइंस है, जो हमें ये बताता है कि हमारे पास साधन कम है, हमारे पास इनकम कम है, तो हमें उस इनकम को किस प्रकार से यूज़ करना चाहिए कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पे, क्योंकि अपन 11th क्लास में इकोनॉमिक्स सीख रहे हैं, तो बेसिक क्वेश्चन आने चाहिए, हु इज़ कंसीडर एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का फादर किसे बोलते हैं, इकोनॉमिक्स का पिता किसे बोलते हैं? तो दोस्तों देखिए, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को जो है वो इकोनॉमिक्स का फादर कंसिडर किया जाता है, इकोनॉमिक्स का फादर माना जाता है। क्यों माना जाता है?
क्योंकि एडम स्मिथ ने 1776 में एक किताब लिखी थी, उसके बाद इकोनॉमिक्स की सिस्टमेटिक शुरुआत हुई। उस बुक का नाम है, आप बुक का नाम ज़रूर याद कीजिएगा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बहुत ही फेमस बुक है एडम स्मिथ की। इस काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम और 11th क्लास में इसको पूछा जाता है। तो आप ये भी याद रखिए कि इकोनॉमिक्स का जो फादर है वो एडम स्मिथ को माना जाता है, और 1776 ईस्वी में उन्होंने किताब लिखी थी जिससे इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई थी। उस किताब का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये है कि उस टाइम जो ये किताब लिखी गई थी ये प्योर इकोनॉमिक्स के ऊपर नहीं थी, बल्कि ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी राजनीति कैसे चलाते हैं, या जो पॉलिटिकल जो प्रशासन है उसको कैसे चलाया जाएगा, ठीक है, यानी पॉलिटिकल इकोनॉमी थी असल में ये, यानी राजनीति या पॉलिटिक्स या एडमिनिस्ट्रेशन जो है पॉलिटिक्स का वो कैसे चलाया जाता है उसको मैनेजमेंट करने के तरीके थे, ठीक है। तो इनिशियली ये पॉलिटिकल इकोनॉमी था, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन दोस्तों आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि what is economics is all about, और what is the subject matter of economics, यानी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, या इकोनॉमिक्स की जो है वो विषय वस्तु, इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु क्या है, यानी इकोनॉमिक्स में असल में हम पढ़ते क्या चीज़ है, विषय वस्तु क्या है इसकी। तो इसका आंसर आपको छोटा सा याद रखना है। आंसर है इसका, इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी, यानी इकोनॉमिक्स का जो संबंध होता है वो होता है स्कैरसिटी के बीच में, कमी के बीच में चॉइस करना, चुनाव करना। इसका मतलब ये हो गया, देखो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में अभी नहीं आएगी, ये जब मैं आप स्कैरसिटी जो आगे वर्ड आने वाला है, स्कैरसिटी को समझोगे तब आपको इसका मतलब समझ में आएगा। फिर मैं आपको दोबारा से बताता हूँ इसका मतलब। देखिए एक वर्ड आता है इकोनॉमिक्स में स्कैरसिटी, हिंदी में से बोलते हैं दुर्लभता। क्या बोलते हैं? दुर्लभता, दुर्लभता। इकोनॉमिक्स में इस स्कैरसिटी वर्ड या दुर्लभता का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों है? देखिए स्कैरसिटी का मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज एज कंपेयरिंग टू वांट्स, यानी आवश्यकताओं की तुलना में जो रिसोर्स है या जो इनकम है उसका कम होना। इसका मतलब क्या हो गया? देखो दोस्तों इसको समझ सकते हैं। स्कैरसिटी का मतलब क्या हो गया कि वांट्स आर अनलिमिटेड, जो हमारी वांट्स होती है यानी जो आवश्यकताएं होती है, जो नीड्स होती है, आवश्यकताएं। देखिए दोस्तों जो हमारी वांट्स होती है, जो नीड्स होती है, जो आवश्यकताएं होती है वो तो अनलिमिटेड होती है, अनंत होती है, कोई अंत नहीं होता उनका, बहुत सारी होती है अनलिमिटेड। लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्स होते हैं, जो साधन होते हैं या जो इनकम होती है वो लिमिटेड होती है, यानी वो कम होती है। यानी हमारी आवश्यकताएं या वांट्स ज़्यादा है, लेकिन उन आवश्यकताओं को, वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्स या इनकम चाहिए वो हमारे पास लिमिटेड या कम होती है। तीसरा, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज, यानी जो हमारे पास रिसोर्स होते हैं उसका अल्टरनेटिव यूज होता है। अल्टरनेटिव यूज जैसे हमारे पास इनकम है, आय है, वो हमारे पास कम तो है लेकिन उसका अल्टरनेटिव यूज़ है। कैसे? हम आय, जैसे हमारे पास 100 रुपये का नोट है तो 100 रुपये से हम आइसक्रीम भी खा सकते हैं, या 100 रुपये से हम अपने कोई फास्ट फूड खा सकते हैं, या उसके कोई सामान खरीद सकते हैं, समोसे खरीद सकते हैं, कॉपी खरीद सकते हैं, पेन खरीद सकते हैं। यानी रिसोर्स या इनकम लिमिटेड तो होती है लेकिन हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि उससे चाहे हम ये खरीदें, चाहे वो खरीदें, चाहे वो खरीदें, यानी अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं उसके। यानी स्कैरसिटी के 3 चीज़ें आपको समझनी है। स्कैरसिटी में क्या क्या आएगा? एक तो वांट्स जो होती है, जो हमारी आवश्यकताएँ होती है वो अनलिमिटेड होती है, जो रिसोर्स या इनकम होती है वो लिमिटेड यानी कम होती है, और जो रिसोर्सेज होते हैं उसके अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं। तो ये हो गया स्कैरसिटी। अब वापस ऊपर वाले मीनिंग पे आते हैं। अब देखो इकोनॉमिक्स वाले पे आते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास वांट्स जो है वो मान लीजिए बहुत सारी है, 1 2 3 4 5 बहुत सारी है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास रिसोर्स है, मान लो ए बी 2 ही है, तो हम इस रिसोर्सेज लिमिटेड कम है तो हम इससे सभी जो वांट्स है पूरी नहीं कर सकते। हम चाहे तो मान लीजिए जो सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है नंबर 2 है तो हम इससे ये खरीद लेते हैं, और बी वाले से हम नंबर 5 जो वो खरीद लेते हैं। यानी हमको बहुत सारी वांट्स में से चूज़ करना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है, हमें सेलेक्ट करना पड़ता है
कि हम बहुत सारी वांट्स में से या अनलिमिटेड वांट्स में से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या उसको कैसे चुनाव करेंगे, कैसे चॉइस करेंगे। यानी हमारे पास जो रिसोर्सेज है कम है, वो जो इनकम है कम है, उसको हमें किस प्रकार से यूज़ करना है। तो हमें बहुत सारी वांट्स, हम सारी वांट्स पूरी नहीं कर सकते, तो हमें बहुत सारी वांट्स में से सिलेक्शन करना पड़ेगा कि भाई हम इस वांट को पूरा करें या इस वांट का पूरा करें या इस वांट को पूरा करें। तो इकोनॉमिक्स हमको यही बताता है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर ही ये है कि बहुत सारी वांट्स में से, अनलिमिटेड वांट्स में से कुछ जो ज़्यादा महत्वपूर्ण वांट्स है उसका सिलेक्शन कैसे किया जाए, उसका चॉइस कैसे किया जाए, क्योंकि रिसोर्सेज कम होते हैं। तो इट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी। यानी स्कैरसिटी यानी रिसोर्स कम है, इनकम कम है, उससे किस प्रकार से बहुत सारी वांट्स में से बहुत ही कम या ज़रूरी वांट्स का सिलेक्शन करना, ये है इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। दोस्तों, आपको जो मुख्य टर्म्स होती है, चाहे आप किसी भी मीडियम की क्यों ना हो, जो मुख्य हेडलाइन होती है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आनी चाहिए। जैसे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है, और जो समष्टि अर्थशास्त्र है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। लेकिन इससे पहले जानना ये ज़रूरी है कि जो दोनों ही वर्ड है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों ही शब्दों का जो सबसे पहले उपयोग है, जो इंट्रोडक्शन है, वो 1933 में रैगनर फ्रिश ने किया था। रैगनर फ्रिश ने किया था। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक शब्दों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो आंसर होगा रैगनर फ्रिश ने किया था 1933 में। ठीक है, अब आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। देखो दोस्तों, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। यानी मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ, इकोनॉमिक्स की बहुत सारी ब्रांच होती है। जैसे साइंस होता है, साइंस की बहुत सारी ब्रांच होती है। साइंस की ब्रांच फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, आगे जाके और ज़्यादा ब्रांच बन जाती है। तो उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स की भी बहुत सारी ब्रांच होती है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, बहुत सारी ब्रांच होती है। तो हमें जो 11th के सिलेबस में दो ब्रांच जो पढ़नी है 11th और 12th में, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो देखो दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है जिसमें इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी होती है। इंडिविजुअल यानी एक एक यूनिट्स की स्टडी होती है इकोनॉमिक्स की। जैसे पर कैपिटा इनकम कितनी है, यानी एक व्यक्ति की इनकम कितनी है, सेविंग ऑफ वन पर्सन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ वन फर्म क्या है, एक व्यक्ति की एक दुकानदार की सेल क्या है, एक वस्तु की प्राइस क्या है। यानी एक एक चीज़ की स्टडी होती है। यानी एक व्यक्ति का प्रॉफिट, एक व्यक्ति का लॉस, एक फर्म का प्रोडक्शन, यानी एक एक इकोनॉमिक यूनिट की इसमें स्टडी होती है। इंडिविजुअल यूनिट्स की, इकोनॉमिक यूनिट की इसमें स्टडी होती है। ठीक है, दूसरी बात, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो दूसरा नाम है वो है प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी यानी कीमत सिद्धांत भी बोलते हैं। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण आपको याद रखनी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो महत्वपूर्ण टूल है या जो औजार है वो डिमांड और सप्लाई है। यानी जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की स्टडी करेंगे तो डिमांड सप्लाई जो वर्ड है बार बार आएगा, और हम डिमांड और सप्लाई की सहायता से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हल करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो मैं फिर से बताता हूँ दोस्तों आपको, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है जिसमें इंडिविजुअल किसकी स्टडी होती है। इसमें स्टडी होती है इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की स्टडी होती है। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी। अब आते हैं हम दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र के ऊपर। देखिए दोस्तों, इट इज़ ऑल्सो ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स। इसमें एग्रीगेट की स्टडी की जाती है, यानी जोड़ यानी टोटल की स्टडी की जाती है। जैसे
टोटल इनकम को क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। देन टोटल सेविंग, टोटल प्रोडक्शन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, मनी एंड बैंकिंग, इन सब की स्टडी होती है। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, इकोनॉमी का एक साथ अध्ययन होता है। ये मैं दोबारा बताऊँ दोस्तों आपको दोबारा बताता हूँ मैं आपको। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो भी इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है, लेकिन इसमें जो है वो एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है। यानी एक एक इंडिविजुअल की स्टडी नहीं होती इसमें टोटल की स्टडी होती है, इसमें एग्रीगेट की स्टडी होती है। ठीक है, यानी इट इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स और टोटल ऑफ इकोनॉमिक यूनिट। यानी इसमें इकोनॉमी का एक साथ, होल इकोनॉमी का एक साथ कंबाइंड स्टडी की जाती है। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति की इनकम नहीं, इसमें टोटल इनकम है, नेशनल इनकम कितनी है। ठीक है, एक व्यक्ति की सेविंग नहीं, सभी व्यक्तियों की मिला के टोटल सेविंग कितनी है, टोटल प्रोडक्शन कितना है, पॉवर्टी कितनी देश के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। यानी इसमें उन इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी की जाती है जिसका संबंध पूरे देश के से होता है, या टोटल जो जिसका संबंध टोटल से होता है, एग्रीगेट से होता है। ठीक है, अब इसका अदर नेम क्या है? इसका अदर नेम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, और इसके टूल्स क्या है? एडीएएस यानी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। आइए आगे चलते हैं। अब दोस्तों आता है आपका इस पार्ट का लास्ट टॉपिक आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। एग्जाम में क्वेश्चन आता है 11th क्लास के खास तौर से, और बाकी एग्जाम में कंपटीशन सीए सीपीटी में पूछते हैं, इसको काफ़ी एग्जाम में पूछते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है। तो दोस्तों बहुत इजी, देखिए पहले हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद द थिंग एज दे आर, यानी इसमें जो जैसी स्थिति होती है, जो जैसी चीज़ होती है, वैसा ही अध्ययन किया जाता है। यानी इट डील्स विद द थिंग एज दे आर। और नॉर्मेटिव में क्या होगा? इट डील्स विद द थिंग एज दे शुड बी, कैसी होनी चाहिए या आउट टू बी। यानी इस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में तो ये स्टडी करते हैं कि क्या स्थिति है, यानी क्या, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्या स्थिति है, इसकी स्टडी की जाती है। और इसमें क्या करते हैं नॉर्मेटिव में? क्या स्थिति होनी चाहिए, क्या स्थिति होनी चाहिए। यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में तो क्या होता है? डील विद द थिंग एज दे आर, और इसमें एज दे शुड बी। ठीक है, दूसरा देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में रियल कंडीशन बताते हैं कि क्या कंडीशन है अभी, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आइडियल कंडीशन, आदर्श स्थिति बताते हैं। तीसरा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते, जबकि इसमें वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व होते हैं। चौथा, इसका एग्जांपल देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जांपल है देयर इज़ पॉवर्टी इन इंडिया, यानी भारत में गरीबी है। ये देखिए, ये जो सेंटेंस है देयर इज़ पॉवर्टी इन इंडिया, ये प्रेजेंट कंडीशन यानी रियल कंडीशन को बता रहा है, वास्तविक स्थिति को बता रहा है, क्या स्थिति है को बता रहा है। और इसका नॉर्मेटिव का एग्जाम्पल देखिए, पॉवर्टी शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इंडिया, यानी भारत से गरीबी को मिटाना चाहिए। ये मतलब ये है आइडियल कंडीशन को बताता है। तो दोस्तों मैं फिर से बताता हूँ आपको, हमें देखिए ध्यान से आप, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में तो इस चीज़ को बताते हैं कि क्या कंडीशन है, यानी एज दे आर, क्या कंडीशन है। और नॉर्मेटिव बताते हैं क्या स्थिति होनी चाहिए, यानी व्हाट शुड बी, यानी दे शुड बी। ठीक है, देन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में रियल कंडीशन बताते हैं, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आइडियल या आदर्श स्थिति बताते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट को नहीं लिया जाता, जबकि इसमें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट को लिया जाता है। पॉजिटिव का एग्जांपल हो गया देयर इज़ पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है, देयर इज इन्फ्लेशन इन इंडिया, ठीक है, या इंडिया इज़ ओवर पॉपुलेटेड। ठीक है, और नॉर्मेटिव में क्या ले सकते हो आप? देयर पॉवर्टी शुड बी रिमूव फ्रॉम इंडिया, या पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल्ड इन इंडिया, यानी क्या स्थिति होनी चाहिए। तो ये दोस्तों हो गया आपका पार्ट 1। अगला जो मैं आपको पार्ट कराऊंगा उसमें इसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी के टाइप्स क्या होते हैं, और इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स क्या होती है। ठीक है, तो आप मुझे बताना कि आपको इस चीज़ में, इसमें क्या डाउट है, क्या समझ में नहीं है, कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो।